जय हिंद टू ऑल एनडी एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ड्रीम चेजर एकेडमी। होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस हमने कहा था 1 दिसंबर को हम आपसे मिलेंगे अपने पॉलिटिकल लेक्चर में, और मैं आज आपके लिए पॉलिटिकल लेक्चर लेकर आ चुका हूँ। डे 1 है, जीएटी पार्ट हम कवर करेंगे। पॉलिटिकल डे 1 होने वाला है और सभी लोग कॉपी पेन निकाल कर तैयार रहना। मैं इसमें पॉइंट्स वगैरह बताता रहूँगा बच्चों आपको धीरे धीरे, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी करने में। और मैं आपको अप टू पॉइंट सब कुछ पढ़ाऊंगा जो कि आपको ड्यूरेबल लगेगा, और थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। मैं आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू करूंगा। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका था। 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट हो चुका था। इसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? काफ़ी आपको तो पता ही है, इंडिया काफ़ी एक बड़ी कंट्री मानी जाती है। यहाँ पर एक रफली मैप ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। उस वक्त इंडिया थोड़ा, मतलब आपको ऐसी लग रहा हो ये ऐसी है, लेकिन उस वक्त इंडिया जो था काफ़ी, ये अपना इंडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन थी इसमें। तो किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए एक लॉ बुक होती है। वो उस टाइम पर हर कंट्री की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन था। और हमारे जो वॉलंटियर्स थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, जिन्होंने काफ़ी सारे रिवॉल्यूशंस किए, उनके दिमाग में आइडिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, मतलब ये एक संविधान होना चाहिए। इसका जिक्र पहली बार बाल गंगाधर तिलक जी ने करा था 1895 में। तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम बाल गंगाधर तिलक was the first person who raised the demand of Indian Constitution। यह लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो इन्होंने डिमांड करी थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की इन्होंने डिमांड करी थी, जस्ट लाइक अ वर्बल डिमांड। ये रिटर्न में नहीं थी, ये एक वर्बल डिमांड थी। और ये थी कब? ये 1895 में हुई थी। तो 1895 में हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कह दिया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जरूरत है, जस्ट लाइक अ वर्बल डिमांड, जैसे कि कुछ भी कोई कह दे, ऐसे इन्होंने उस टाइम में कहा था। तो जो भी उस टाइम तक सिनेरियो रहा, उसके ठीक 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर उसमें 1934 में, सॉरी ये आफ्टर 5 ईयर नहीं था, ये गलती से हो गया यहां पर। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में वर्बल डिमांड बोली दी थी। इसके बाद 1934 में जो आपके एम एन रॉय सर थे, उन्होंने, एम एन रॉय was the first person who raised the official and written demand of the constitution assembly। इन्होंने रिटर्न डिमांड मांगी थी, डिमांड। आफ्टर एम एन रॉय सर के बाद 1935 में फर्स्ट टाइम आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस टाइम की बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बड़ी रिवॉल्यूशन पार्टी थी, इन्होंने भी डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। आफ्टर दिस आइडिया ऑफ एम एन रॉय सर का जो आइडिया था, वो रिपीट करा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो मैं आपको बताता हूं, शुरुआत करी बाल गंगाधर तिलक जी ने हमारी यहां से, जिन्होंने 1895 में बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जस्ट लाइक अ वर्बल डिमांड। इसके बाद इनके बाद बाल गंगाधर तिलक जी के बाद, जो कि 1934 में एम एन रॉय सर ने रिटर्न डिमांड के लिए अपील की। इनके बाद 1935 में फर्स्ट टाइम आईएनसी ने डिमांड करी, इन्होंने भी ऑफिशियल डिमांड करी थी, रिटर्न की डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेकर। और एम एन रॉय सर का जो आइडिया था, आइडिया रिपीट बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू सर ने रिपीट करा। तो ये रहा। इसके बाद 1940 में आपका अगस्त ऑफर आया। इस 1940 को अगस्त ऑफर आया, और इसमें जो उस टाइम पर इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा था, जिसमें गांधी जी इन्वॉल्व थे। इसके बाद इस
इस ऑफर को आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की एक्सेप्टेंस हुई यहां पर। और अभी मैं सब रफ कर देता हूं, कपड़ा कहां है। और 1940 में अगस्त ऑफर आया जिसमें कि एक्सेप्टेंस मिली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की आपकी। इसको मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा स्पेस चाहिए लिखने के लिए, ये सब आप नोट कर लेना, काफी मैं ग्राफ के तरीके से पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा। 1940 के बाद जो 1942 में 2 साल बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट आया, इंडिया मूवमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज अगस्त, विच इज ऑल्सो नोन एज अगस्त रिजोल्यूशन। 1942 में जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट इंडिया आया था, उस टाइम पे इसको अगस्त रिजोल्यूशन के नाम से भी जाना था। उस टाइम पे एक नारा था, करो या मरो, जो कि आपने सुना भी होगा बचपन में, काफी सारी फिल्म्स भी मूवीज भी देखी होंगी आपने देशभक्ति से रिलेटेड, डू और डाई का नारा था। इसी के बाद 1942 में सेम सिनेरियो, इसी उसमें 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन केम इन इंडिया। और इसके बाद 1942 में 1940 ये आपका रहा, 1942 में क्रिप्स मिशन यहां पर आ चुका था। और इसके बाद जो हुआ इसमें 1946 में यहां पर क्रिप्स मिशन के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान केम इन इंडिया, जिसके आपके 3 मेंबर थे, काफी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा नाम पूछ लेता है आपका, स्टैफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और यहां पर है एवी अलेक्जेंडर। ये लोग आए, इन्होंने ये 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया, इसके तहत ये 3 मेंबर रहे इसके। और इसके बाद जो रहा, फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ जो कि 1 जुलाई 1946 में हुआ था। मैं आपको बता देता हूं उसके बारे में भी, आप कॉपी पेन से नोट कर दे चलिएगा, इससे कि आपको आसानी होगी बाद में मेरे, जब आप नोट्स के साथ, अपने नोट्स को बने हुए नोट्स के साथ आप देखोगे मेरी वीडियोस को, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए, फर्स्ट टाइम इलेक्शन अंडर कैबिनेट मिशन 1 जुलाई को हुआ था ये 1946 में, जिसमें कि आपके 389 थे टोटल मेंबर्स, जिसमें कि आपके 292 तो थे, ये आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। और यहां पर जो आया इंडियन प्रोविंसेस आई 93 इंडियन। और यहां पर 4 चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस थी, इनके बारे में आप जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस थी, इन चारों के नाम बताता हूं आपको। एक तो दिल्ली ब्रिटिश, अजमेर, कोजोर, ये 4 थे। इसके बाद जब ये इलेक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर हेल्ड हुआ था कैबिनेट मिशन अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1 जुलाई 1946 में, इसके बाद जो इलेक्टेड मेंबर रहे हमारे, इसमें जो इसके बाद जो इलेक्टेड होकर मेंबर आए थे, उनके बारे में आपको बताता हूं मैं। इसके बाद जो आपके इलेक्टेड मेंबर रहे 296 आपके इसमें इलेक्टेड मेंबर रहे। इसके अंदर जो इलेक्टेड मेंबर रहे, ये आपके इलेक्टेड मेंबर रहे 296 आपके इलेक्टेड मेंबर रहे, जिसमें कि 208 जो थे आईएनसी के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 208 आईएनसी के रहे इसमें, और 73 जो थे 73 ये रहे मुस्लिम लीग के। और इसमें 15 मेंबर जो रहे वो रहे अदर।
अदर में, अदर जैसे कि कोई भी था वहां पे अदर रहे वो। इतना सब होने के बाद जब ये इलेक्टेड हो गए, ये सब इलेक्शंस हो गए और आपके इलेक्टेड मेंबर हो गए, इसके अंदर जो सीट्स आई है 208 इसने ली, 73 मुस्लिम लीग को, 15 अदर को। इसके बाद बनी फर्स्ट इंटरम कैबिनेट, जो मैं आपको अभी बता देता हूं। इसके बाद बनी फर्स्ट इंटरम कैबिनेट। यहां पर आपको जो भी मिनिस्टर थे, नेम ऑफ मिनिस्टर यहां पे आएगा, नेम ऑफ मिनिस्टर, और यहां पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे कि कौन प्रधानमंत्री बना, कौन होम मिनिस्टर बना, ये सब चीजें। तो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। इनके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनको होम मिनिस्टर बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया। और जो एससी भाभा थे, उनको पोर्ट एंड माइन मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद जो थे अरुण असफ अली, जो कि रेलवे मिनिस्टर बने। इसके बाद इसके बाद जो थे आपके सरदार पटेल, शायद से यही नाम था, सरदार पटेल, अरुण असफ अली हो गए आपके, और ये आपके जॉन मिथाई, जॉन मिथाई जी को आपको बनाया गया था। इन्होंने जॉन मिथाई जी को बनाया इंडस्ट्री मिनिस्टर। लियाकत अली खान, लियाकत अली खान जो आपके बने थे, यहां पर ये एल है, LIQU। लियाकत अली खान को इन्होंने बनाया फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और 7 नंबर पर थे जो आपके, जिनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, ये थे जोगिंदर नाथ मंडल, इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया। तो यहां पर ये 7 लोगों के नाम आ चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को होम मिनिस्टर बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया, एससी भाभा जी को इन्होंने पोर्ट एंड माइन बनाया, अरुण असफ अली को इन्होंने रेलवे मिनिस्टर बनाया, जॉन मिथाई को इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया, लियाकत अली खान को इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, और जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ मिनिस्टर बनाया। यहां पर कि 7 लोगों के नाम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अभी 3 लोगों के नाम और बच रहे हैं, जिनको मैं, आप बोलोगे तो साइड में मेंशन कर देता हूं यहीं पर ही 8 नंबर पे। और ये जो थे अरुण असफ अली रेलवे बन गए, और आपके सरदार बलदेव सिंह, हाँ जी, सरदार, जो मैं अभी फॉरगेट हो गया था नाम मेरा, सरदार बलदेव सिंह आपके डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए, डिफेंस मिनिस्टर। ये 8 नाम हो चुके हैं। तो मैं भी ऊपर के 2 रफ कर देता हूं कि 2 मिनिस्टर अभी रह रहे हैं और 2 डिपार्टमेंट या पद वो भी खाली रह रहे हैं अभी हमारे, तो मैं वो रफ कर देता हूं। यहां पर ये थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें इसको काम को करने के लिए। बाबू जगजीवन राम यहां पर 9th नंबर पर आएंगे, बाबू जगजीवन राम, शायद से इनको बाबू जगजीवन राम जी को शायद से लेबर मिनिस्टर बनाया गया था, जहां तक मेरा मानना है, लेबर मिनिस्टर बनाया गया इनको। और 10th नंबर पर हमारे आते हैं श्रीराज गोपाल
गोपालाचार्य, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। श्रीराज गोपालाचार्य हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए थे। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं एजुकेशन मिनिस्टर। तो मैं भी आपको 10 के 10 नाम हो गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्टर बनाया, एस सी बाबा जी को पोर्ट एंड माइन मिनिस्टर बनाया, अरुण असफ अली को इन्होंने रेलवे मिनिस्टर बनाया, जॉन मिथाई को इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बनाया, लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जोगिंदर नाथ मंडल को इन्होंने लॉ मिनिस्टर बनाया, सरदार बलदेव सिंह को इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनाया, बाबू जगजीवन राम को इन्होंने लेबर मिनिस्टर बनाया, श्रीराज गोपालाचार्य को उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। इसके बाद जब फर्स्ट इंटर्म ऑफ कैबिनेट बन गई थी, इसके बाद एक मीटिंग हुई जो 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग जिसे बोला जाता है। अभी मैं आपको बता देता हूं फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन डेट्स आप याद रखना, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जब हम करवाएंगे आपको या जैसे भी बताएंगे उसमें आप चेक भी कर सकते हो। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग असेंबली, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीटिंग जो कि हुई थी, आप ये डेट याद रखना, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग ये हुई थी हमारी। और इसके जो चेयरमैन थे सचिदानंद सिन्हा, ये टेम्परेरी थे, चेयरमैन थे इसके। दो 211 लोगों ने ये मीटिंग अटेंड करी थी। और जो सचिदानंद सिन्हा थे वो ओल्डेस्ट मेंबर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा अटेंड करी मीटिंग्स वगैरह ये सब असेंबली। इसके बाद जो सेकंड हुई थी 9 तारीख के बाद सेकंड हुई 13 दिसंबर 1946 में ही हुई थी। ये 13 नहीं, शायद से ये 11 दिसंबर को हुई थी। हाँ जी सॉरी, ये 11 दिसंबर को हुई सेकंड मीटिंग। आपकी सेकंड मीटिंग हुई थी जिसमें कि चेयरमैन जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये परमानेंट थे। जो सचिदानंद सिन्हा सर थे वो टेम्परेरी थे। सेकंड मीटिंग में हमारे जो चेयरमैन रहे हैं, बदले हैं, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये परमानेंट थे। यहां पर वाइस चेयरमैन भी आता है, वाइस चेयरमैन जो रहे एससी मुखर्जी। और यहां पर लीगल एडवाइजर भी रहे थे बीएन राव। ये क्वेश्चन काफी बार पुटअप हुआ है कि सेकंड जो मीटिंग थी उसमें लीगल एडवाइजर कौन रहा, तो उसका आंसर है बीएन राव। सर बीएन राव इसमें जो थे हमारे लीगल एडवाइजर का रोल प्ले करा था। और जो परमानेंट, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि परमानेंट कौन था, तो परमानेंट हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके बाद जो आता है आपका, मैं आपको बताता हूं, इसके बाद आता है आपका जो तीसरी मीटिंग हुई, जो थर्ड मीटिंग आपकी हुई वो हुई 13 दिसंबर। थोड़ा रफ कर देता हूं मैं आपको ऊपर। ये फर्स्ट मीटिंग तो मैंने आपको बताई दी। इसके बाद जो 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग, ये हुई थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रिप्रेजेंट किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन। मॉडिफाई किया गया ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन को 22 जनवरी 1946 में, जिसका नाम रखा प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज, रफ करके लिख देता हूं मैं यहां पर आपके लिए, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो नोन एज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम, सोल का मतलब है आत्मा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
ये हमारे इंडिया के जो संविधान है उसकी आत्मा है, इसको ऐसे बोला जा सकता है। मतलब कि बोले तो इन सब चीजों के बाद जो हुआ, ये हमारा सब कुछ बन के तैयार हो चुका था। और ये सब होने के बाद आपका 20 फरवरी 1947 को, ध्यान रखिएगा, 20 फरवरी 1947 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय पीएम ऑफ ब्रिटेन, जो उस वक्त ब्रिटेन थे, क्लाइमेट इटली, जब क्लाइमेट इटली पीएम थे उस टाइम पे जो थे गवर्नर जो थे, गवर्नर जो थे ये आपके लॉर्ड माउंट थे। जब क्लाइमेट इटली आपके पीएम थे उस टाइम पे लॉर्ड माउंट जो थे आपके गवर्नर थे। जब उन्होंने बोला 20 फरवरी को उन्होंने अनाउंस किया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इसके बाद जो हुआ, इसके बाद 30 जून 1948 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्री कर दिया। इन्होंने कहा कि 1947 से लेकर टू 30 जून 1948 तक फ्री, यानी अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेगा इंडिया। ये उस टाइम के जो तत्काल में उस टाइम जो थे प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट इटली, उन्होंने बोली थे ये शब्द। इसके बाद 4 जुलाई 1947 में, 4 जुलाई 1947 में, हाँ सॉरी 4 जुलाई 1947 में, 4 जुलाई 1947 a bill represent in the British Parliament, a bill present in the British Parliament। और 18 जुलाई 1947 bill passed which is known as इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। एक बिल पास हुआ, एक बिल जो था 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करा गया इस डेट को, और इस डेट को बिल पास हुआ। बिल पास हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसके तहत 2 प्लान आए, मैं आपको दोनों प्लान अभी बता देता हूं। There are 2 plans under Independence Act of 1947। ये यहां पर 2 प्लान, माउंट बटन प्लान, और ये आया आपका इधर कोने में डिक्की बर्ड प्लान है, डिक्की बर्ड प्लान। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। माउंट बेटन प्लान में जो इसमें था डिवीजन ऑफ कंट्री, पार्टीशन ऑफ कंट्री, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ कंट्री हुआ, इसमें पार्टीशन हुआ यानी विभाजन हुआ। जिसे आज की डेट में ऐसे हम हिंदुस्तान और वो पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान में ही था, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो उस टाइम में ये हुआ, यहां पर 2 बने और ये बना इंडिया, इसके तहत बना पाकिस्तान। और इसमें जो था मेंबर्स थे, इसमें आपके यहां पर इसमें जो आपके मेंबर्स थे, पॉज करियो, यहां पर डिक्की बर्ड प्लान के तहत 389 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जिसमें कि आपके 299 ये पार्टीशन के बाद का है। जो 389 टोटल जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ था उसमें जो इलेक्शन हुए थे उस टाइम की बता रहा हूं। मुझे जो 1 जुलाई 1946 में जो इलेक्शन हुआ था, अभी मैं पढ़ा रहा था आपको पीछे, इसमें इंडिया में आया इंडियन, और इसमें जो प्रेसिडेंट रहे उस टाइम में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके अंदर जो रहा 299 के बाद जो आपका रहा 90 मिले मुस्लिम्स को, यानी पाकिस्तान। ये रहा मुस्लिम। इनके जो मसीहा यानी जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे कि दो माउंटबेटन प्लान और डिक्की बट प्लान आए, पार्टीशन हुआ इनके बीच में, डिवीजन ऑफ कंट्री। इंडिया पहले पूरा एक था, संपूर्ण भारत, उसके दो हिस्से हुए, एक तरफ इंडिया गया, एक तरफ पाकिस्तान गया। इसमें डिक्की बट प्लान में, दूसरे प्लान में था 398 जो फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे, जहां पर कि 299 और 296 इलेक्टेड मेंबर जो मैंने आपको बताया, जिसमें कि 208 आईएनसी के थे। उसमें से टोटल में 389 में से 299 तो आपके पास इंडिया में हो गए और 90 आपके पाकिस्तान में चले गए। जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बने फर्स्ट टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और और जो इसमें बने, ये बने मोहम्मद अली जिन्ना। तो मैंने आपको बता दिया मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसमें यहां तक ही आज हम कवर करेंगे, क्योंकि पहली क्लास है तो मैं आपको ज़्यादा लोड नहीं दूंगा, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो मैं आपको फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूं यहां पर अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ना है। अभी एक दिन में अगर मैं आपको सारा ही वेट दे दूंगा तो आप पे कवर नहीं होगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे मैं आपका जो सिलेबस है वो विद इन अ टाइम पूरा करा दूंगा। मैं आप पे ज़्यादा लोड नहीं दूंगा। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ दोबारा से। यहाँ पर 1895 में आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने वर्बल डिमांड करी। मैं क्लास में याद करा दूंगा अगर आप प्रेजेंट रहोगे, ये मेरी गारंटी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे ने मेरे साथ भी अगर मन मन में रिपीट करता रहा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद पूरा फ्लो चार्ट में आपको समझा रहा हूँ, अगर ऐसे भी कोई बच्चा पढ़ता रहा तो आपको घर में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी सिवाय रिवीजन की। यहाँ पर आपका पक्का एकदम रिवाइज हो जाएगा। और क्लास के बाद आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं अभी। इसके बाद जो करा 1934 में आपके एम.एन. रॉय जी आए, जिन्होंने ऑफिशियल डिमांड करी। यहाँ पर थी वर्बल डिमांड। इसके बाद 1935 में आपका आईएनसी ने फर्स्ट टाइम बोला कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। इसके बाद 1940 में आपका अगस्त ऑफर आया, जिसमें एक्सेप्टेंस हो गई। 1942 में दो आए, क्वाइट इंडिया मूवमेंट और यहाँ पर क्रिप्स मिशन। और 1946 में अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, इसमें 3 मेंबर रहे, स्टैफर्ड लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस। इसके बाद जो आपकी 1 जुलाई 1946 में अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, उसमें आपके इलेक्शन हुआ, जिसमें कि टोटल मेंबर 389 थे, 389 थे, जिसमें कि 296 मेंबर हुए आपके ब्रिटिश के। यहां पर आपको मिले जो मेंबर मिले 93। यहां पर 4 चीफ कमिश्नर, ये इंडिया का है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं। 296 आपके ब्रिटिश, यहां पर इंडिया, और ये 4 चीफ कमिश्नरी, एक थी दिल्ली, ब्रिटिश, अजमेर, कोजोर, ये 4 ये थी। इसके बाद जो हुआ, इसके बाद आपका हुआ, यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये आपका 1 जुलाई 1946 तक सब बन के, मतलब फर्स्ट टाइम ये हो चुका था। इसके बाद जो मेंबर्स इलेक्टेड हो गए, यानी जो जब चुनाव हुआ उसके बाद जो मेंबर इलेक्ट करे गए, उसके बारे में अब इधर लिखूंगा मैं आपके लिए। टोटल इलेक्टेड मेंबर 296 मेंबर थे, टोटल इलेक्टेड मेंबर, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ईएम, इलेक्टेड मेंबर 296 थे, जिसमें कि 208 तो आपके आईएनसी को मिल गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। यहां पर आपका 73 मुस्लिम लीग ले गई और 15 यहां पर आपके अदर ले गए। ये चुनाव होने के बाद, पूरा ये इलेक्टेड मेंबर्स वगैरह होने के बाद, इसके बाद आपकी इंटरम कैबिनेट बनी। उसको आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप
प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन्होंने होम मिनिस्टर बनाया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर बनाया। श्री राजगोपालचारी को उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। सरदार बलदेव सिंह को इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनाया। लियाकत अली खान को इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। एस.सी. भाभा को इन्होंने पोर्ट एंड माइन बनाया। अरुण असफ अली को इन्होंने रेलवे वो बनाया मिनिस्टर, और आपका एस.सी. मुखर्जी को इन्होंने इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया। ये पूरे मिनिस्टर्स के मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद जो हुआ 9 दिसंबर 1946 की बात है, ये फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग हुई, जिसमें कि चेयरमैन सीएम, मतलब चेयरमैन ऐसे लिख देता हूं, सचिदानंद सिन्हा टेम्परेरी रहे ये। और इसके बाद दूसरी मीटिंग जो हुई हमारी 11 दिसंबर 1946 में, यहां पर चेयरमैन रहे सीएम, चेयरमैन बोलेंगे इसको, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। आइए मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं, क्योंकि ओवरव्यू लेना है, पूरा मैं आपको डिटेल में समझा ही चुका हूं। इसमें जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहां पर आपके वाइस थे एस.सी. मुखर्जी, लीगल एडवाइजर बी.एन. राव, और जो थर्ड मीटिंग हुई हमारी 13 दिसंबर 1946 में, इसका जो रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव उसमें प्रेजेंट किया, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन, जो फर्दर मॉडिफाई हुआ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको मॉडिफाई करा 22 जनवरी 1946 में। इसके बाद जो हुआ 22 फरवरी 1946 को इन्होंने जो है 22 फरवरी 1946 को इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, पोज करिए थोड़ा सा, 20 फरवरी 1947 में इन्होंने जो डिक्लेरेशन करा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटेन के जो थे प्रधानमंत्री उनके द्वारा हुआ, क्लाइमेट इटली। उस टाइम पे जो गवर्नर था, ध्यान रखना, उस टाइम पर जो गवर्नर था लॉर्ड माउंट था। यहां तक ये बात क्लियर होगी आपको। 30 जनवरी को इंडियन इंडिपेंडेंस फ्री कर दी उन्होंने, यानी 47 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक, 30 जून 1948 तक सॉरी, इन्होंने कहा इंडिपेंडेंस मतलब गुलामी से फ्री रहेगा। ये उन्होंने कहा था ब्रिटिश जो पीएम थे, यानी आपके क्लाइमेट इटली। फिर 4 जुलाई 1947 में एक बिल पास हुआ, ये हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और 18 जुलाई 1947 में बिल पास हो गया, जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसके तहत आपके 2 प्लान आए, माउंटबेटन प्लान, डिक्की बर्ड प्लान। माउंटबेटन प्लान में पार्टीशन ऑफ कंट्री हुआ, जिसमें कि एक पाकिस्तान, एक इंडिया और एक पाकिस्तान बना, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो हुआ पार्टीशन हुआ। 389 जो मेंबर्स इलेक्टेड बताए थे मैंने आपको यहाँ पर, ये इसमें 299 तो इंडिया में आ गए। उस टाइम में जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और 299 यहां पर आता हूं आपको, 389 टोटल थे हमारे, 299 इंडिया में आ गए, और यहां पर आपके 299 आने के बाद 90 मुस्लिम हो गए, 90 मुस्लिम्स में चले गए। यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना प्रेसिडेंट थे, और यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी तरीके से डिवीजन ऑफ कंट्री हुआ था, जो कि बहुत से लोगों के मन में ख्याल वो रहता है कि क्यों हुआ था, किस प्लान के तहत। कोई पूछ ले आपसे कि डिवीजन ऑफ कंट्री कैसे हुआ, अब कोई कहता है महात्मा गांधी जी ने करवा दिया। देखो करवाया किसी ने कुछ नहीं, 2 प्लान हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया माउंटबेटन प्लान और डिक्की बर्ड प्लान। माउंटबेटन प्लान के तहत पार्टीशन हुआ, डिक्की बर्ड प्लान के तहत आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का विभाजन करा गया, जो टोटल थी 389 कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब ओवरव्यू था। होप मतलब कि मैं आशा करता हूँ आपसे कि मैंने आपको क्लास में याद करा दिया होगा, और थोड़ा पढ़ाने का बताइएगा कैसे मैंने आपको करवाया, थोड़ा इससे मोटिवेशन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी देखें कि वीडियो इफेक्टिव है या नहीं। देखो अगर वीडियो इफेक्टिव होगी तो बच्चे खुद ब खुद जुड़ जाएंगे, इफेक्टिव नहीं होगी तो कोई नहीं, हम एफर्ट मार के उसको इफेक्टिव बनाएंगे। होप आशा करता हूँ कि आप सब लोग एंजॉय करेंगे काफ़ी वीडियो को देखना, आराम से नोट्स बनाना, एक तरीके से फ्लो चार्ट में लाइन लिखना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।